नमस्कार। उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। खबरों का रुख कर लेते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के अवसर पर आयोजित देहरादून महानगर जिला कार्यकर्ता सम्मेलन में प्रतिभाग किया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, खजानदास, केंद्रीय संसदीय बोर्ड की सदस्य सुधा यादव और बीजेपी प्रदेश मंत्री दीप्ति रावत भी उपस्थित है। आइए अब आपका सीधा रुख कराते हैं आईआरडीटी सभागार सर्वे चौक देहरादून का, जहां सीएम धामी कार्यक्रम में उपस्थित बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। प्रसाद मुखर्जी जी की 125वीं जयंती आगामी 6 जुलाई को मनाई जाएगी और इसके उपलक्ष्य में 15 दिवसीय ये पखवाड़ा कार्यक्रमों की श्रृंखला के अंतर्गत आज इस महानगर जिला कार्यकर्ता सम्मेलन में सच में यहाँ की एक शानदार, आज जो मैं कह सकता हूं कि हमारे समर्पित कार्यकर्ताओं के बीच में इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर मैं स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। और हम सब जानते हैं, इतिहास में कुछ ऐसे महापुरुष होते हैं जिनका जीवन केवल एक युगों तक सीमित नहीं रहता है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी मार्गदर्शन देता है, प्रेरणा देता है। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ऐसे ही युग दृष्टा थे, जिन्होंने देश के लिए वो किया जो आने वाली कई पीढ़ियां उसको पाथेय के रूप में लेंगी, उससे प्रेरणा लेती रहेंगी, क्योंकि उनका जीवन राष्ट्र प्रथम की जो भावना है उसको समर्पित रहा, उनका संकल्प था। और जब हम उनके इस विराट व्यक्तित्व को देखते हैं तो विचार आता है कि कैसे एक व्यक्ति के भीतर इतनी प्रकार की सोच हो सकती है, इतना विजन हो सकता है, कैसे एक साथ इतने विचार, इतना विजन, इतना नवाचार, देश के लिए क्रांति, समाज के लिए सेवा कैसे समाहित हो सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में उनका योगदान अतुलनीय था। और जैसा अभी हम लोगों ने डॉक्यूमेंट्री में देखा कि मात्र 33 वर्ष की आयु में, अभी कोई शिक्षाविद यहाँ बैठे नहीं है, हमारे भसीन साहब होते तो कहाँ है? अच्छा है, दिख रहे हैं। 33 साल तो बहुत कम होती है। इस उम्र में तो मेरे ख्याल से प्रोफेसर बनते हैं, उस समय तो कितने में बनते हैं आजकल? हैं? असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं। क्योंकि जब हम किसी महापुरुष के बारे में अगर यहां व्याख्यान कर रहे हैं, हम सब उनका स्मरण कर रहे हैं, तो हमको सचमुच उनकी उस विराटता से, उस महानता से भी नजदीक से जुड़ना चाहिए कि 33 साल की आयु बहुत छोटी होती है और उस आयु में वाइस चांसलर बन गए हो। वो विश्वविद्यालय के सबसे युवा कुलपति बने थे, लेकिन जब देश को उनकी राजनीतिक समझ और उनके नेतृत्व की आवश्यकता पड़ी तो उन्होंने राष्ट्र निर्माण के पथ पर अपने समस्त जीवन को झोंक दिया, चाहे वो हिंदू महासभा से जुड़कर या आजादी के पश्चात उनकी विजनरी और विकासवादी सोच को देखते हुए उनको देश का पहला उद्योग मंत्री भी बनाया गया, जिसके बारे में दीप्ति जी ने कुछ संबोधन यहां पर रखा था। और कांग्रेस से अपनी अलग वैचारिक दृष्टि रखने वाले डॉक्टर साहब ने जल्दी ही सरकार से अलग होकर वर्ष 1951 में राष्ट्रवादी विचारधारा पर आधारित भारतीय जनसंघ की नींव रखी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि डबल इंजन सरकार के विकास कार्यों का लाभ अब सीमांत और ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि बेहतर सुविधाओं और बढ़ते अवसरों के कारण प्रदेश में रिवर्स पलायन को गति मिली है। बड़ी संख्या में प्रवासी अपने पैतृक गांव लौटकर होम स्टे, होटल, स्टार्टअप, कृषि, बागवानी और स्थानीय उत्पादों से जुड़े कारोबार शुरू कर रहे हैं, जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि शीतकालीन यात्रा शुरू होने से पर्यटन को भी बढ़ावा मिला है और पिछले 3 वर्षों में प्रदेश में करीब 24 करोड़ पर्यटकों का आगमन राज्य के लिए बड़ी उपलब्धि है। देखिए डबल इंजन सरकार ने जो प्रयास किए हैं
विकास के काम किए हैं, आज सभी सुविधाएं हमारे सीमांत से सीमांत क्षेत्रों तक पहुंच रही है, गांव तक पहुंच रही है, देहात तक पहुंच रही है। उसी का परिणाम है कि आज बड़ी संख्या में अब रिवर्स फ्लाइंग शुरू हुआ है और प्रवासी जो बड़े अनुभव जिनके पास हैं, जिन्होंने अनेक क्षेत्रों में अपनी विशेषज्ञता प्राप्त की है, अनुभव लिया है, ज्ञान अर्जित किया है, स्किल जिनको प्राप्त है, वो सब अपने अपने गांवों को लौट रहे हैं, अपने पैतृक स्थानों को लौट रहे हैं और अपना कारोबार शुरू कर रहे हैं। कोई होम स्टे शुरू कर रहा है, कोई होटल कर रहा है, कोई छोटे छोटे उत्पाद बनाने का काम कर रहे हैं, कोई स्टार्टअप कर रहा है, कोई कृषि बागवानी के क्षेत्र में काम कर रहा है और अच्छा रोजगार हो रहा है, शानदार रोजगार हो रहा है। और मैं समझता हूं कि आने वाले वर्षों में ये रिवर्स पलायन तेजी से बढ़ेगा, क्योंकि हमने शीतकालीन यात्रा भी शुरू की है और पिछले 3 सालों का रिकॉर्ड अगर हम देखते हैं तो आज जो है वो 24 करोड़ के लगभग पर्यटक हमारे राज्य में आ चुके हैं, जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। तो वहीं प्रदेश में जल्द ही चुनाव कराए जाने को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान है, जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर प्रदेश में जल्द ही चुनाव कराए जाने की चर्चाओं को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया है। जल्दी चुनाव कराए जाने को लेकर मुझे नहीं है कोई जानकारी, किसी भी स्तर से नहीं मिली है मुझे कोई सूचना। चुनाव को लेकर हमेशा तैयारी में रहती है बीजेपी, चुनाव आयोग का जो भी निर्णय होगा वो सभी को मानना होगा। देखिए, ऐसी सूचना हमें कोई नहीं आई है कि पहले कहीं चुनाव हो रहा है। हमको किसी भी स्तर पर नहीं कहा गया है और न ही ऐसी कोई तैयारियां पहले की हो रही है। मुझे लगता है कि वैसे तो चुनाव आयोग जो कहेगा वो सबको मानना पड़ेगा, लेकिन अभी औपचारिक रूप से या आधिकारिक रूप से कोई सूचना नहीं। उत्तराखंड में मानसून ने दस्तक दे दी है। हर साल मानसून राज्य में आपदा का कहर बरपाती है। उससे पहले आपदा प्रबंधन विभाग ने मॉक एक्सरसाइज की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में आज प्रदेश के 13 जनपदों के 66 स्थानों पर एक साथ मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री धामी स्वयं उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यूएसडीएमए मुख्यालय पहुंचे, जहां आपदा प्रबंधन मंत्री मदन कौशिक और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। बता दें कि मॉक ड्रिल में भूस्खलन, सड़क बंद होने, बादल फटने और अन्य आपदा स्थितियों से निपटने की तैयारियों को धरातल पर परखा गया। साथ ही राहत बचाव दलों की त्वरित प्रतिक्रिया, मशीनरी की उपलब्धता और विभागों के आपसी समन्वय का लाइव परीक्षण किया गया। खास बात यह रही कि इस अभ्यास में शासन प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साथ एनडीआरएफ, आईटीबीपी और सेना जैसी केंद्रीय एजेंसियां भी शामिल रही, ताकि किसी भी बड़ी आपदा में केंद्र राज्य का संयुक्त रिस्पांस सुनिश्चित हो सके। इस दौरान मुख्यमंत्री यूएसडीएमए कंट्रोल रूम से सभी 13 जनपदों के जिलाधिकारियों से वर्चुअल माध्यम से जुड़े और एक एक जिले की तैयारियों का फीडबैक लिया। ये मानसून का सत्र हमारे लिए हमेशा बहुत चुनौतीपूर्ण होता है। हमारी जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, हमको कई प्रकार से आपदा का सामना करना पड़ता है। कहीं बादल फटते हैं, कहीं एवलांच आता है, कहीं जल भराव होता है। तो इन सब स्थितियों से, परिस्थितियों से सभी को सुरक्षित रखना है, सभी तैयारियां करनी है। उसको लेकर आज राज्य के सभी 13 जनपदों में 66 स्थानों पर आज मॉक ड्रिल हुई है और ये हमारी तैयारियों की भी समीक्षा है। इससे पहले भी हम लोगों ने कई सारी बैठकें की हैं, जनपद स्तरों पर भी लगातार बैठकें हो रही हैं। तो एक विधिवत रूप से मॉक ड्रिल हो जाने से कहाँ क्या कमी है, क्या और हमें काम करने की आवश्यकता है, आपदा के जोखिम को कैसे कम से कम किया जा सके। पिछले सालों के जो अनुभव हैं, पिछले साल जो आपदा में सभी विभागों के अच्छे कोऑर्डिनेशन से काम हुआ था, उसको भी इस बार के आगे की तैयारियों में हमने शामिल किया है और सभी विभाग आपस में मिलकर अच्छा कोऑर्डिनेशन करें, अच्छी तैयारी करें। पिछले सालों की आपदा में सबने अच्छा काम किया, उसके कारण से आपदा बहुत बड़ी आई, लेकिन समय रहते लोगों को बचाया जा सका, जान माल की हानि को कम से कम किया जा सका है। और इस बार भी हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि लोगों की
सुरक्षा हो और जान माल की कम से कम हानि हो। माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में एक वृहद स्तर पर मॉक ड्रिल की गई है, जिसमें सभी 13 जनपदों को सम्मिलित करते हुए 66 स्थान ऐसे चिन्हित करके जो संवेदनशील थे आपदा की दृष्टि से, उन सब में ऐसा एज्यूम करके कि वहां इस प्रकार की आपदा आ सकती है, एक वृहद तैयारी इस प्रकार से उसको जांचा गया है। आज की इस बैठक में सभी जिलों के अधिकारीगण, सभी विभागों के प्रतिनिधिगण, चाहे वो एनडीआरएफ हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो सेना हो, चाहे वो अन्य सारे विभाग हों, सबको यहाँ बुलाया गया है और पूरी तैयारी इस रूप में कि जो हमारा ये मानसून शुरू हो रहा है, इसमें किस प्रकार से हम लोग उसकी तैयारी रखेंगे। साथ में जो चारधाम यात्रा भी चल रही है, उसको भी दृष्टिगत रखते हुए ये सारी तैयारी की गई है। और अच्छी बात क्या है कि लगातार निरंतर आपदा से पहले की जो तैयारी होती है आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा, वो एक बहुत अच्छी प्रकार से 3 बैठक मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में हो गई हैं, 2 बैठकें मैंने अलग से की हैं, अलग अलग जिलों में बैठक हो रही हैं, सचिव स्तर पर अलग बैठक हो रही हैं। तो कुल मिलाकर पूरे जनपदों को इस आपदा प्रबंधन की दृष्टि से एक्टिव रखा जाए, वो सारी तैयारी की जाए, इस प्रकार से हम लोग तैयारी करेंगे। आज की मॉक ड्रिल में हमारे सभी 13 जनपदों में 66 प्लेसेस पे हम लोग कर रहे हैं। हमने यह प्रयास किया इस बार कि जहां पे मॉक ड्रिल हम नहीं करते थे, नए स्थान पे करें। ऐसे स्थान को चयनित किया गया है जहां पर अक्सर आपदाएं आती हैं, स्थान नए हों या जहां अधिकारी नए गए हैं जो जिनको पूर्व का अनुभव नहीं है, ताकि वो भी देख सकें कि कैसे तैयारी की जाती है, कैसे काम किया जाता है, तो करें। सभी प्लेसेस पे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन के, चाहे सेना हो, आईटीबीपी, एसएसबी, सीएपीएफ, इनके जवान आप जरूर के रूप में तैनात किए गए हैं। और फील्ड में भी जहां जहां मॉक ड्रिल हो रही है, हर एक जगह कोई सेंट्रल गवर्नमेंट के वर्दीधारी सर्विस के अधिकारी आप जरूर के रूप में है। जगह का पूरा हम लोग देखेंगे, तैयारियों की समीक्षा करेंगे और जो कमियां आएंगी आप जरूर उसको इंडिकेट करेंगे। और इसके बाद हम केवल कमी नहीं निकालेंगे, बल्कि सेकेंड सेशन में आफ्टर लंच हम डीब्रीफिंग भी करेंगे। डीब्रीफिंग में उनके जो कार्य किए गए उसमें क्या सुझाव है हमारा, कहाँ और बेहतर हम कर सकते हैं, उसके बारे में भी बताएंगे। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए, कहीं मत जाएगा, जल्द होंगे हासिल। Schools, infinite possibilities. From healing in hospitals to discovery in labs, from art to agriculture. This is more than a campus. This is where futures begin. Shri Guru Ram Rai University, where dreams take flight. Admission open for 2026. ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी विधानसभा क्षेत्र में सीवर लाइन और पेयजल संबंधी समस्याओं के स्थायी समाधान को लेकर कैंप कार्यालय में जल निगम और जल संस्थान के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में कई क्षेत्रों में सीवर लाइनों, पेयजल आपूर्ति और पुरानी व्यवस्थाओं के जीर्णोद्धार पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक के दौरान मंत्री गणेश जोशी ने कई वार्डों में प्रस्तावित सीवर योजनाओं और सीवर ट्रीटमेंट कार्यों को शीघ्र प्रारंभ कर निर्धारित समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा करने के निर्देश दिए। मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन क्षेत्रों में सीवर लाइनों में लीकेज की समस्या है, वहां प्राथमिकता के आधार पर मरम्मत और सुधार कार्य तत्काल शुरू किए जाएं। साथ ही जहां सीवर की पुरानी और जर्जर लाइनें बदलने की आवश्यकता है, वहां उन्हें शीघ्र बदलकर कई नई सीवर लाइन बिछाई जाए, ताकि लोगों को बार बार होने वाली समस्याओं से स्थायी राहत मिल सके। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों से कहा कि सभी योजनाओं को दीर्घकालिक और स्थायी समाधान के दृष्टिकोण से तैयार किया जाए, जिससे कि भविष्य में क्षेत्रवासियों को सीवर और पेयजल संबंधी समस्याओं का सामना न करना पड़े। साथ ही उन्होंने सीवर लाइन से संबंधित शासन स्तर की सभी स्वीकृतियां और कागजी औपचारिकताएं शीघ्र पूरा कराकर कार्यों को तत्काल शुरू करने के निर्देश दिए।
टिहरी की मुख्य विकास अधिकारी वरुणा अग्रवाल और विधायक किशोर उपाध्याय ने चंबा के देवरी तल्ली से जीरामजी योजना का शुभारंभ किया। इस अवसर पर विधायक किशोर उपाध्याय ने बताया कि योजना के अंतर्गत अब पात्र श्रमिकों को 100 दिनों के स्थान पर 125 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं पूर्व में मिलने वाली 252 रुपए प्रतिदिन मजदूरी के स्थान पर अब 300 रुपए प्रतिदिन का भुगतान किया जाएगा। इससे ग्रामीण परिवारों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी और उन्हें अपने क्षेत्र में ही रोजगार उपलब्ध हो सकेगा। इस अवसर पर सीडीओ ने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप योजना का प्रभावी क्रियान्वयन किया जाएगा ताकि अधिक से अधिक पात्र परिवारों को इसका लाभ मिल सके। इस योजना में पानी की पाइपलाइन का नया कार्य एवं रिपेयर वर्क भी शामिल किया जाएगा। इसके बाद सीडीओ वरुणा ने चंबा स्थित राजकीय इंटर कॉलेज और आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने विद्यालय में संचालित शैक्षणिक गतिविधियों और विद्यार्थियों को उपलब्ध कराई जा रही कोचिंग व्यवस्था की जानकारी ली तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए। ब्लॉक के निरीक्षण में सबसे प्रथम हमारे द्वारा जो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज चंबा का है उसका निरीक्षण किया गया। आज की डेट में वहाँ पे 304 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी देखा गया, कहाँ कहाँ जरूरत है उसका आंकलन किया गया। उसके अलावा वहाँ पे 17 बच्चों को जो हमारा राइजिंग टीडी इनिशिएटिव है उसके अंतर्गत सिविल्स वाला के साथ पार्टनरशिप करके फ्री जेई नीट की कोचिंग कराई जा रही है, तो उसकी भी समीक्षा की गई। बच्चों की दिक्कतें, बच्चों को क्या इश्यू आ रहा है उसका हमने वार्ता की और उसका भी सॉल्यूशन निकाला। इसके अलावा अभी हमारे द्वारा एक सीके आउटलेट जो यहाँ पे महिलाओं द्वारा संचालित किया जा रहा है उसका निरीक्षण किया, तो अच्छी गुणवत्ता का सामान यहाँ पे रखा हुआ है। महिलाओं द्वारा मंथली 60 to 70,000 की सेल की जा रही है, उसको आगे और कैसे बढ़ा सकते हैं, उसमें क्या क्या इक्विपमेंट्स की उनको आवश्यकता है उसकी भी समीक्षा की गई और यही प्रयास किया जा रहा है कि आगे उनकी जो जरूरतें हैं उनको मीट किया जाए और इनकी सेल को महीने में 1 लाख। ऋषिकेश महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी अब व्यापार मंडल के अध्यक्ष ललित मोहन मिश्र को मिली है। नई जिम्मेदारी मिलने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रेलवे रोड स्थित कांग्रेस भवन में स्वागत समारोह का आयोजन किया, जिसमें शहर और ग्रामीण इलाके से कार्यकर्ता ललित मोहन मिश्रा का स्वागत और सम्मान करने पहुंचे। इस दौरान ललित मोहन मिश्रा ने दावा किया कि वे शहर से लेकर गांव तक के कांग्रेसियों को संगठित करने का काम करेंगी, क्योंकि ये चुनावी साल है तो कांग्रेस एकजुट होकर विधानसभा चुनाव की तैयारी करेगी। खास बात यह है कि नई जिम्मेदारी का असर व्यापार मंडल की जिम्मेदारी को किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं करेगी। मौके पर जिला अध्यक्ष मोहित उनियाल, वरिष्ठ कांग्रेस नेता जयेंद्र रमोला, पूर्व पालिका अध्यक्ष दीप शर्मा, पूर्व नगर अध्यक्ष राकेश मिया सहित तमाम कार्यकर्ताओं ने ललित मोहन मिश्रा का इस चुनावी साल में जमीनी स्तर पर साथ देने का वादा किया है। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने ललित मोहन मिश्रा के समर्थन में जमकर नारेबाजी करते हुए उनकी हौसला अफजाई की। जिला अध्यक्ष ने बताया कि ललित मोहन मिश्रा की नई जिम्मेदारी से कार्यकर्ताओं में जोश है, इस जोश को अब बरकरार रखा जाएगा। तो वही सचिवालय में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की है एक अहम बैठक की जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में की है अहम बैठक। सचिवालय में सीएम धामी की खेल एवं युवा कल्याण विभाग की बैठक। अधिकारियों को दिए निर्देश, पदक विजेता खिलाड़ियों को तय समय के अंदर सरकारी सेवाओं में करें समायोजित। आउट ऑफ टर्न नौकरी पाने वाले अधिकांश खिलाड़ियों को खेल विभाग में ही करें नियुक्त। राष्ट्रीय खेल नीति 2025 के अनुरूप ही राज्य में लाई जाए नई खेल नीति। खेल विश्वविद्यालय गोलापार हल्द्वानी में आगामी माह से सत्र करें शुरू। गोलापार स्टेडियम में प्रवेश प्रक्रिया, कोच, कर्मचारी और अधिकारी की करें नियुक्ति। एक ब्लॉक एक मिनी स्टेडियम के तहत मिनी स्टेडियमों के निर्माण कार्य में लगाएं तेजी। लेगेसी प्लान पर तेज गति से हो कार्य। स्टेडियमों में विकसित की गई सुविधाओं को खिलाड़ियों के लिए बनाएं और उपयोगी। 38वें राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता के दौरान विकसित किए गए बुनियादी ढांचे के रखरखाव के लिए कार्य योजना हो तैयार। एक जिला एक स्पोर्ट्स के तहत निर्धारित खेलों के लिए संबंधित जनपदों में कोचिंग, प्रतिभा पहचान और प्रतिस्पर्धा को करें विकसित। सरकार का संकल्प राष्ट्रीय खेलों में हो और बेहतर प्रदर्शन कर देवभूमि को खेल भूमि के रूप में भी स्थापित करना है, कहना सीएम धामी का। प्रदेश के प्रत्येक खिलाड़ी तक पहुंचेगी गुणवत्तापूर्ण खेल सुविधाएं। युवाओं के सपनों को साकार करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। नैनीताल में मानसून के दौरान आई आपदाओं से कैसे निपटा जाए, इसके लिए मॉक ड्रिल से जवानों को अभ्यास कराया गया है। इस दौरान नैनीताल, हल्द्वानी, कालाडूंगी, बेतालघाट और लालकुआं में एक साथ 5 अलग अलग आपदा की काल्पनिक घटनाएं बनाकर राहत और बचाव अभियान चलाया गया। सूचना मिलते ही जिला प्रशासन ने इंसिडेंट रिस्पांस सिस्टम को सक्रिय कर सभी विभागों की
टीमें मौके पर रवाना कर दी। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 3 घायलों को उपचार के लिए लाया गया, जिनमें घायलों को बीडी पांडे अस्पताल भेजा गया। गंभीर रूप से घायलों को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। 5 स्थानों में हुई घटना की सूचना प्राप्त होते ही जिला आपदा परिचालन केंद्र में आई RS प्रणाली को एक्टिव किया गया। तत्काल कई विभागों की टीम को घटनास्थल के लिए रवाना किया गया। सभी घटनास्थलों में राहत एवं बचाव कार्य प्रारंभ कर दिए गए हैं। 5 घटनास्थलों में राहत एवं बचाव कार्य के लिए स्टेजिंग एरिया बनाकर संबंधित विभागों की ओर से राहत बचाव कार्य प्रारंभ कराए जा रहे हैं। जनपद के विभिन्न स्थलों पर 5 स्थलों पर घटनाओं की सूचना प्राप्त हुई है। रेस्पॉन्स टीम्स रवाना होकर मौके पर पहुंच चुकी हैं। राहत बचाव कार्य जारी है। काशीपुर में मानसून के दृष्टिगत संभावित आपदाओं से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है। इसी क्रम में बाजपुर रोड स्थित खंड इकाई परिसर में आपदा प्रबंधन को लेकर व्यापक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न विभागों ने संयुक्त रूप से हिस्सा लिया। मॉक ड्रिल के दौरान राहत एवं बचाव कार्यों का वास्तविक परिस्थितियों के अनुरूप अभ्यास किया गया। घायलों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने, प्राथमिक उपचार देने, अग्निशमन की कार्रवाई और आपातकालीन परिस्थितियों में विभागों के समन्वय का प्रदर्शन किया गया। मौके पर मौजूद अधिकारियों ने राहत एवं बचाव दलों की कार्यप्रणाली का निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। प्रशासन का कहना है कि इस तरह के अभ्यास का उद्देश्य प्राकृतिक या औद्योगिक आपदा की स्थिति में त्वरित और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करना है। अधिकारियों के अनुसार नियमित मॉक ड्रिल से न केवल आपदा प्रबंधन तंत्र मजबूत होता है, बल्कि विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय भी स्थापित होता है, जिससे किसी भी आपात स्थिति में जनहानि और नुकसान को कम किया जा सके। देखिए, जो बाजपुर रोड पे हमारा 20 नंबर सब स्टेशन है विद्युत विभाग का, यहाँ पे एक सूचना प्राप्त होती है कि जल भराव हो रहा है। जल भराव होने की वजह से जो हमारे वहाँ इक्विपमेंट्स हैं और जो सप्लाई है वो बाधित हो सकती है। जैसे ही सूचना प्राप्त होती है तो जो हमारा IRS सिस्टम है उसको एक्टिवेट किया जाता है और हमारे जो समस्त विभाग है इसमें जिसमें हमारे फायर डिपार्टमेंट है, हमारा मेडिकल विभाग है, हमारा आपूर्ति विभाग है, इन सभी को सूचना जाती है और सारी टीम जो है मौके पे पहुंचती है और जो भी रेस्क्यू के हमारे प्रोटोकॉल्स है उसके तहत जो है रेस्क्यू किया जाता है। उसके बाद जो जल भराव होता है वो जल निकासी की जाती है नगर निगम के द्वारा और हमारी फायर टीम के द्वारा। उसके बाद जो वहाँ इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं तो उनको जो है प्रॉपर्ली टेस्ट करने के बाद विद्युत सप्लाई को फिर से रिस्टोर की जाती है। इस दौरान जो है मसूरी सिविल अस्पताल में एक बीमार बच्चे के उपचार को लेकर लगाए गए गंभीर आरोपों पर अस्पताल प्रशासन ने अपना पक्ष सामने रखा है। प्रेस वार्ता में मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर KS चौहान ने कहा कि मामले की जानकारी मिलते ही उन्होंने तथ्यों की जांच के लिए अस्पताल स्तर पर एक टीम गठित की थी। जांच के दौरान अस्पताल के CCTV फुटेज सहित अन्य पहलुओं का गहन परीक्षण किया। बताया कि जांच में सामने आया कि जिस समय दंपति अपने बच्चे को लेकर अस्पताल पहुंचे उस समय इमरजेंसी में पहले से एक अन्य मरीज का उपचार चल रहा था। ऐसे में अस्पताल का दरवाजा बंद होने या किसी के द्वारा दरवाजा नहीं खोलने के आरोप सही नहीं पाए गए। इसके साथ ही कहा कि CCTV फुटेज के अनुसार करीब 2 मिनट के भीतर चिकित्सक बच्चे को देखने पहुंचे। पूछताछ में पता चला कि बच्चे का उपचार पहले से एक निजी क्लिनिक द्वारा किया जा रहा था। अस्पताल के चिकित्सक ने पूर्व में चल रही दवाओं की समीक्षा करते हुए आवश्यक बदलाव किए। अपनी ओर से दवाएं और ORS उपलब्ध कराकर बच्चे का उपचार किया। कहा कि यदि जांच में अस्पताल के किसी कर्मचारी या चिकित्सक की लापरवाही सामने आती है तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जाती है मैं समझ सकता हूं, क्योंकि मेरे भी 2 बच्चे हैं। हाँ, जहां तक आरोप की बात है कि हॉस्पिटल का दरवाजा बंद था और किसी डॉक्टर ने नहीं देखा तो इस चीज में मैं आपको बताऊं, मैं तथ्यों के साथ बोल रहा हूं कि आपको मैं शेयर कर दूंगा कि ये CCTV फुटेज हमने खोले और एक कमेटी का गठन करा जो इसकी जांच करें कि ये तथ्य सही है कि नहीं है। प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के राजयोग केंद्र गीतानगर ऋषिकेश ने राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस के अवसर पर चिकित्सकों के लिए मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए सकारात्मक जीवन शैली विषय पर एक विशेष आध्यात्मिक और राजयोग मेडिटेशन सत्र का आयोजन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ एम्स निदेशक डॉक्टर मीनू सिंह, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आनंद सिंह राणा, ENT विभाग एम्स की विभागाध्यक्ष डॉक्टर मनु मल्होत्रा, राजयोग केंद्र की संचालिका BK आरती बहन और ढालवाला उप सेवा केंद्र की प्रभारी BK निर्मला बहन ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। BK आरती बहन ने सभी उपस्थित चिकित्सकों और अतिथियों को राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास कराया। सोच है
फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।